अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद आपको कहेंगे नया दिन में। मैं हूँ आपकी मेज़बान महक असलम। नया दिन, नई सुबह, एक नया आज़म, बहुत कुछ नया करने का जब आप सोचते हैं, जब आप ठान लेते हैं और जब आपको लगता है कि अच्छा अब हम कुछ नया कर सकते हैं और आपकी नीयत भी अच्छी होती है, तो अल्लाह ताला फिर आपको एक नया मौका यानी एक नया दिन देते हैं। और एक हैप्पी मॉर्निंग होती ही तब है जब उसका आगाज़ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जब उसका आगाज़ होता है अच्छी अच्छी चीज़ों से, अच्छी अच्छी बातों से। तो जो आज की अच्छी बात है वो आपके साथ शेयर करते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे 1000 दर्जे बेहतर है। आपने अपने इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी मिसालें देखी होंगी कि बहुत सारे लोग बहुत तालीम याफ्ता होते हैं, बहुत सारे डिग्री होल्डर्स होते हैं और पता नहीं जिन्होंने क्या क्या किया होता है, लेकिन कभी भी हम उनके अंदर वो मोहब्बत वाली सिफ्त नहीं देखते, कभी भी वो रहम दिली वाली सिफ्त नहीं देखते। इसकी मिसाल आप नॉर्मल ऐसे देख लें कि कोई बड़ी सी गाड़ी और अगर कोई साइकिल वाला या बाइक वाला उसे हिट कर जाता है तो वो उतर के जिस तरह से जाहिलाना अंदाज में उससे गुफ्तगू करता है या उसे मारता पीटता है। अब उसमें पैसे का नशा होता है, ज़्यादा पढ़े लिखे होने का नशा होता है, अपनी नौकरी का नशा होता है। तो अब उससे बेहतर तो वो शायद साइकिल वाला या बाइक वाला है जो कि खामोशी से बेचारा उसकी गालियाँ भी सुन रहा है, उसकी बदतमीज़ी भी बर्दाश्त कर रहा है। हमारे अंदर सब्र नहीं है, ना हमारे अंदर सब्र है, ना हमारे अंदर बर्दाश्त है। और इसी वजह से बहुत सारे पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, बहुत सारे डिग्री होल्डर्स जो होते हैं, वो जाहिलों में फिर उनका शुमार होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ना तो उनको समझ होती है, एक अजीब सा उनके ऊपर एक नशा सा तारी होता है कि जी शायद हम पता नहीं क्या चीज़ है। तो आप जब इल्म हासिल करके अपने आप को पता नहीं क्या चीज़ वाली चीज़ समझना शुरू कर देते हैं तो शायद वहीं से इंसान की बर्बादी का आगाज़ शुरू हो जाता है। ज़रा आगे बढ़ते हैं, टॉप स्टोरी से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। कल हुआ PSL 8 आगाज़ और हमने देखा कि ये जो पहला मैच था असाब शिकन मुकाबला था। मैच पल पल रंग बदलता रहा। लाहौर कलंदर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान्स को 1 रन से हरा दिया। 175 रन के जवाब में मुल्तान सुल्तान्स 174 रन बना पाए। आज प्रोग्राम में दोनों टीम्स की कारकर्दगी के बारे में हम बात करेंगे और जाहिर सी बात है कि ये जो इस तरह के खेल होते हैं ना जिसमें आप 1 रन से हरा दें या 2 रन से हरा दें या 5 रन से हरा दें, उसमें पता चलता है कि आप लड़ के खेले हैं, आपने मेहनत करके खेला है, आपने फुल जान लड़ाई है। और जब आप जाहिर सी बात है जान लड़ा के खेलते हैं और आप शिकस्त आपको अगर हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने लड़ा है भरपूर एंड तक। और बड़ा ही ज़बरदस्त कल का मैच था। एक लम्हे लग रहा था कि जी फलानी के कोर्ट में बॉल चला जाएगा, एक तरफ हमें लग रहा था कि लाहौर कलंदर जीत जाएगा, बट चलें जी, जीत जिसके भी नसीब में आई, कोई बात नहीं, आगे बहुत सारे मैचेस हैं, बहुत सारे मौके आने हैं। अगली टॉप स्टोरी ये है कि IMF की सख्त शराइत, हुकूमत ने गैस की कीमतों में 16 से 124% तक इजाफा कर दिया है। पाकिस्तान और IMF में वर्चुअल मुज़ाकरात हुए। हुकूमत ने सैलाब के दौरान बिजली बिल्स पर दिया गया 55 अरब का रिलीफ वापस लेने का फैसला कर लिया। 170 अरब के मुजव्वज़ा मिनी बजट पर ब्रीफिंग दी गई। मुख्तलिफ अशिया पर GST की शरह 17 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ दी गई है। सिगरेट्स, जूसेस और एनर्जी ड्रिंक्स पर टैक्स में इजाफे का इम्कान है। प्रोग्राम में आज इस पर डिटेल में बात करेंगे कि अगर ये चीज़ें हो जाती हैं, जैसा से कहा भी जा रहा है कि हो जाएंगी, तो फिर महंगाई कहाँ पर हम देखते हैं खड़ी है, क्योंकि महंगाई तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। डॉलर पावे सस्ता हो या नीचे आ जाए, महंगाई नहीं कम हो रही। अच्छा जी, इसके अलावा प्रोग्राम में रावलपिंडी के एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्हें साइकिल्स जमा करने का शौक है। अच्छा, हम सब में से बहुत सारे लोगों को ना बहुत सारे शौक होते हैं कि जी किसी को शौक होता है कॉइन्स इकट्ठे करने का, किसी को टिकट्स इकट्ठे करने का, किसी को मेकअप कलेक्शन इकट्ठे करने का, किसी को जूते, किसी को कपड़े, किसी को ज्वेलरी, किसी को तरह तरह की चीज़ें ना। तो अब जो सामने बैठे लोग हमें देख रहे हैं टीवी के कैमरे को स्पा टीवी पे नज़रें जमा के, अब वो सोच रहे होंगे कि मुझे किस चीज़ का शौक है। वैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे कपड़े इकट्ठे करने का बड़ा शौक है, जहाँ से भी गिफ्ट मिलता है फ़ौरन ले लेती हूँ, मना नहीं करती। तो जिन शख्सियत को साइकिल जमा करने का शौक है उनके पास किस किस तरह की साइकिल्स हैं और उन्हें ये शौक कैसे पैदा हुआ, क्योंकि अक्सर होता है कि किसी को देख के हम इंस्पायर हो जाते हैं। कभी कभी हमने देखा जी हमारे भाई को होता है तो हम कहते हैं कि अच्छा जी इसी चीज़ को हमने आगे लेके चलना है। अब भाई आपने जितनी साइकिलें जमा करनी थी अब कर ली, अब मेरी बारी है। तो आज हम प्रोग्राम में उन शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। इसके अलावा जनाब बात करेंगे टर्की और शाम में ज़लज़ला, मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मज़ीद सैकड़ों लाशें निकाल ली गई हैं। अमवात की तादाद जो है वो
बहुत ज़्यादा एक ऐसा फिगर टच करना शुरू हो गई हैं कि शायद हमने सोचा भी नहीं था कि टर्की में हम इस तरह का या सीरिया में हम इस तरह का ज़लज़ला देखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमवात की तादाद 60,000 तक जाने का ख़दशा ज़ाहिर किया है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। अभी भी उम्मीद की जा रही है कि मलबे के नीचे से शायद कोई ज़िंदगी की एक किरण नज़र आ जाए। बहुत सारी सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी वीडियोज़ हम देख रहे हैं कि 102 घंटे के बाद, 148 घंटे के बाद, 110 घंटे के बाद लोगों को बचा लिया गया। तो फिर वो मिसाल बिल्कुल दुरुस्त सादिक आती है जी, जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। और मलबे के नीचे जहाँ पर ना ऑक्सीजन है, ना पानी है, ना खुराक का कोई ज़रिया है, तो फिर आपको अल्लाह ने ज़िंदा रखा हुआ है। और आप देखें कि इतने बड़े पैमाने पे ये ज़लज़ला है जिसने टर्की और सीरिया को हिट किया है कि अभी तक मलबा कहीं से नहीं हटाया गया, अभी सिर्फ लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। रिहैबिलिटेशन का जब अमल शुरू होगा, जब ये प्रोसेस शुरू होगा, तो सोचें तब कितनी मुश्किलात होंगी। और जब लोग उन जगहों पर जाएंगे जहाँ उनका घर था, जो उन लोगों ने बड़ी मेहनत से बनाया था, तो वो उनकी क्या फीलिंग होगी ये हम नहीं समझ सकते। हम सिर्फ लफ्ज़ों में शायद किसी हद तक उनका दुख बयां कर दे, लेकिन हम समझ नहीं सकते क्योंकि हम उस जगह पर मौजूद नहीं है। तो जो पाकिस्तानी भाई यहाँ पर मौजूद है, जो हमारे फ़ौजी भाई यहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू 1112 की जो हमारी टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं, इसके अलावा जितने भी फलाही इदारे पाकिस्तान से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो काम कर रहे हैं, उन सबको अप्रिशिएट करना बनता है। सख्त सर्दी है, मौसम की शिद्दत है, उसके बावजूद वो पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्होंने तहैया किया हुआ है कि जब तक हमारे ये टर्की के बहन भाई, सीरिया के बहन भाई अपने घरों में महफूज तरीके से नहीं पहुंच जाएंगे, हमने तब तक इनका साथ देना है। आगे बढ़ते जी, हफ्ता आपका कैसा साथ देगा, कैसा होगा ये आपका हफ्ता। आज हम प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे जी कि आपका हफ्ता कैसा रहेगा, आपके सितारे क्या कहते हैं। माहिर इल्म नुजूम अजीम जाफरी साहब से मैंने की थी बात और मैंने कहा था ज़रा जानते हैं कि जी कैसा आप लोगों का हफ्ता होगा, तो आज हम आपको ये भी दिखाएंगे। इसके अलावा कातिब वही जलील क़ाबी फ़ातिह शाम क़ब्रस हज़रत अमीर मुआविया का यौम वफ़ात आज है। हज़रत अमीर मुआविया के फ़ज़ा मनाक़िब, सीरत व किरदार और बेमिसाल फतूहात, जुर्रत और बहादुरी और सुनहरे कारनामों से हमारी जो इस्लाम की तारीख़ है उसके सफ़ात रोशन है। आपने 19 साल तक 64 लाख मुरब्बा मील यानी आधी दुनिया पर हुकूमत की। हज़रत अमीर मुआविया 22 रजबुल मुरज्जब 60 हिजरी में 78 साल की उम्र में वफ़ात पा गए थे। हमारी जो इस्लामी तारीख़ है, हमारा जो दीन है, कभी आप सफ़ात पढ़ें और कभी आपको अगर पढ़ने का मौका मिले तो ऐसी ऐसी शख्सियत गुजरी हैं जिनकी शख्सियत से हमें ऐसे ऐसे दर्स मिलते हैं कि हमें शायद कभी कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत ना महसूस हो। बहुत सारे और भी मौज़ूआत टॉपिक्स हैं जिन पर आज हमने डिस्कशन करनी है, बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको दिखानी है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इकॉनमी की। ज़ाहिर सी बात है, IMF से डीलिंग का मामला हमारी मईशत पे असर तो पड़ा ही है। हुकूमत ने गैस की कीमतों में 16 से 124% तक इजाफा कर दिया है। 50 क्यूबिक मीटर गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर इत्तलाक इसका नहीं होगा। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस आयद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद से ज़हीर अली की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। IMF की कड़ी शराइत पर अमल दरामद तेज, गैस के शोबे में भी सारिफीन महंगाई के मजीद कड़वे घूंट भरने पर मजबूर। हुकूमत ने गैस निर्ख 16 से 124% तक बढ़ा दिए। 50 क्यूबिक मीटर तक गैस इस्तेमाल करने वालों पर इत्तलाक नहीं होगा। दस्तावेज के मुताबिक घरेलू प्रोटेक्टेड सारिफीन पर 50 रुपए, नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन पर 500 रुपए फिक्स चार्जेस आयद। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफीन के लिए टैरिफ 121 से बढ़ाकर 200 रुपए फी क्यूबिक मीटर मुकर्रर। 121 क्यूबिक मीटर तक गैस इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के टैरिफ में 89 रुपए इजाफा कर दिया गया। कमर्शियल सारिफीन के लिए गैस के निर्ख 29% बढ़कर 1650 रुपए फी MMBTU मुकर्रर। बरामद कुनिंदगान के लिए कीमत 34% बढ़ाकर 1100 रुपए फी MMBTU मुकर्रर कर दी गई। सनती सारिफीन के लिए निर्ख 13.9% बढ़कर 1200 रुपए फी MMBTU हो गए। के इलेक्ट्रिक SNPC पावर प्लांट्स के लिए गैस 1050 रुपए फी MMBTU कर दी गई। खाद कारखानों के लिए गैस की कीमत 1225 रुपए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए 1500 रुपए फी MMBTU मुकर्रर, जबकि CNG के लिए गैस 32% महंगी करके 1805 रुपए फी MMBTU मुकर्रर कर दी गई है। तो भाई मुश्किलें आन पड़ी हैं, अब ज़रा और तैयार हो जाएं क्योंकि ज़ाहिर है आने वाले वक्त में और भी चीज़ों के रेट्स जाने हैं ऊपर।
हमने आपको पहले ही कहा था जी कि अगले 6 महीने तक आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि महंगाई कम होगी, और सर पे अब रमज़ान भी आ रहा है, और रमज़ान में तो सस्ते बाज़ार लगते हैं, लेकिन उन सस्ते बाज़ारों में महंगी चीज़ें बिकेंगी। डॉक्टर खाकान नजीम माहिर मईशत इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। मुझे ये बताएं कि हम तो रोते रहते थे जी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हो गया, बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई, अब गैस पे भी अगर इस तरह से कीमतों का तूफान आएगा और गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी, एक आम आदमी कहाँ जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम आदमी के लिए यकीनन एक तकलीफ की बात है। सिर्फ आम ही नहीं, मेरा ख्याल है इस वक्त जो मिडिल क्लास है पाकिस्तान की, जो मिडिल इनकम अर्नर्स हैं पाकिस्तान के लिए, उनके लिए भी ये मुश्किल की घड़ी है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल कीमतें बढ़ी, रुपए की कदर जो है वो कम हुई, और ये दोनों भी इसमें इम्पैक्ट कर रही हैं। जो एनर्जी प्राइसेस हैं, एनर्जी प्राइसेस यूक्रेन की वॉर के बाद दुनिया भर में बढ़ी हैं, बट पाकिस्तान में उसका इफेक्ट ज्यादा आया। एक रुपए की कदर की वजह, एक ही याद रखिए कि सितंबर 2020 से पाकिस्तान ने अपने गैस की कीमत में रद्दोबदल नहीं किया, और मैं हमेशा कहता हूं कि ग्रेजुअली चीज़ों को करते रहेंगे तो लोग उसको सह जाएंगे और उनको आदत हो जाएगी कि अपने लाइफस्टाइल को कैसे एडजस्ट करना है। हमने 27 महीने से ये तब्दीली नहीं की और अब हमें करनी पड़ रही है, और उसकी ऑफ कोर्स कलीदी वजह, अगर हम सब एक दूसरे के साथ सच बोलें, तो वो ये नहीं है कि हम लोगों को पे ये पास ऑन करने को तैयार हैं, बल्कि ये है कि हम IMF के प्रोग्राम में जाने के लिए ये करना है हमें कि हमें बिजली की कीमत की तब्दीली हुई, गैस की कीमत की तब्दीली हुई, पेट्रोलियम की कीमत में तब्दीली हर 15 दिन बाद हो रही है, फिर होगी, और ये आपके सामने हैं चीज़ें। तो मुझे ये बताएं सर कि जब घरेलू सार्फिन की हम बात करते हैं तो ये तो वो जैसे कि आपने कहा ना, ये वो ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में मतलब लाइक आप सोचे भी ना कि जी गैस महंगी होगी, घरेलू सार्फ पे तो बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ गया है। अच्छा, गैस, बिजली या पेट्रोलियम की चीज़ें, इसके अलावा जो IMF की मज़ीद कड़ी शराइत है सर, जब वो सारा हम मानने शुरू हो जाएंगे या उन पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा, तो फिर आप क्या देख रहे हैं कि महंगाई कहाँ स्टैंड करती है, या एक जो आम शहरी जिसकी तनख्वाह बेचारे की 22,000 है माहाना, वो घर का बजट कैसे मैनेज करेगा? तो देखें, ये तो एक कलीदी गुफ्तगू है जो दुनिया भर में हो रही है कि इस वक्त सारे सारिफीन जो हैं उनको बहुत ही तकलीफ का सामना है। पाकिस्तान में ये तकलीफ ज़्यादा है बिकॉज हमारी इनकम पर कैपिटा या हमारी कमाने की सलाहियत कम है, हमारे पास नौकरियां कम है, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, हमारी पावर्टी 30% पे है। सो ऑब्वियसली ये एक बहुत ही मुश्किल पिक्चर है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अब मसला इस तरह से है कि हमने अपने कलीदी काम तो कभी किए नहीं हैं। हम बार बार IMF के पास जाते हैं। IMF वो डॉक्टर है जो आपको ICU में ट्रीट कर रहा है। सो इसका मतलब है कि हम सेहतमंद जिंदगी या इकोनॉमी की सेहतमंद जिंदगी में बिलीव नहीं करते। बिल्कुल। एंड दैट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट पोजीशन। हम गैस सेक्टर में अगर आप बात करें तो हमारा जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा है। हम अगर बिजली के सेक्टर में बात करें तो हमारा नुकसान जो है वो 2300 अरब पे खड़ा हुआ है। हमारा PIA का नुकसान सालाना 60 से 90 अरब रुपए का है। सो अब बात यह है कि यहाँ तो हम अपने घर को ठीक करेंगे तो एक एफिशिएंट माशरा कायम होगा। अब लोग क्या करें, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, मैंने बारहा कहा है कि लोगों को भी अपना तर्ज अमल जो है वो बदलना पड़ेगा, अपना तर्ज जिंदगी बदलना पड़ेगा। शॉर्ट रन में तो बहुत ज्यादा बदलना पड़ेगा। अगर आपके घर में कोई बेटा या बेटी है जो नौकरी कर सकता है तो उसको इस वक्त जो भी काम मिलता है वो करना चाहिए, आपकी इनकम बढ़े। अगर आप सवेरे काम कर रहे हैं तो शाम को अगर किसी स्टोर पे काम कर सकते हैं तो कीजिए, अगर आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं तो कीजिए। इसके अलावा आप कंजर्वेशन करें। अगर आप 3 कमरे इस्तेमाल कर रहे हैं घर के तो 2 कीजिए। अगर आप बिजली का बिल कम करना चाहते हैं तो ये याद रखिए कि शाम 5 बजे से 9 बजे तक बिजली को मत इस्तेमाल करें, बिकॉज ये सबसे ज्यादा महंगा टाइम है। कहने का मकसद ये है कि आप अपना तर्ज अमल बदलेंगे तो आप ये मुश्किल घड़ी जो कि हमारी कोताहियों की वजह से है, मिनहासुल कौम, वो तब्दील हो। सर आप देखें, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन अगर हम एक दूसरा पहलू देखें जो कि बड़ा अफसोसनाक है, हमने लाहौर में देखा है जी कि आटे के हुसूल के लिए लाइनें लगी होती हैं, लेकिन हमने लाहौर में ही देखा कि कैनेडियन चेन है, लोगों की लंबी कतारें हैं, रिकॉर्ड उनकी सेल हुई है और फिर मजबूर हो जाते हैं
वो लोग खुद हैरान थे कि इतनी रिकॉर्ड सेल, मैंने तो जब ये चीज़ें सोशल मीडिया पे देखी तो मैं खुद हैरान थी, और मैं एज अ पाकिस्तानी ये सोचने पे मजबूर हो गई थी कि क्या वाकई मैं गरीब मुल्क हूँ, क्या मुझे वाकई IMF के पास जाने की ज़रूरत है। तो जो बाकी लोग हमें देख रहे हैं, तो पूरी दुनिया में जो इमेज जा रहा है, एक तरफ हम IMF के आगे हाथ फैला रहे हैं, एक तरफ रिकॉर्ड सेलें हो रही हैं, एक तरफ महंगाई का रोना है, एक तरफ हमें समझ नहीं आ रहा कि हमने करना क्या है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की या तो एक कम्युनिटी गरीब से गरीब होती जा रही है जो कि आटे की लाइनों में लग रही है, और एक कम्युनिटी अमीर से अमीर होती जा रही है जो कि ऐसी इंटरनेशनल चेन्स की लाइनों में लग के घंटों घंटों खड़े होकर, जिन्हें परवाह ही नहीं है कि जी गैस महंगी हो रही है या आटा महंगा हो रहा है या बिजली महंगी हो रही है। मुझे खुशी है कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा। इसका भी फैसला आपने और मैंने करना है। आपने और मैंने क्यों करना है? क्योंकि हम इस कौम के वोटर भी हैं। हम इस कौम को मैं एज पॉलिसी मेकर, आप एज मीडिया पर्सन इन्फ्लुएंस करते हैं। पूरे मुल्क में जो ज़रई आमदन है उसका सिर्फ 3 अरब रुपया जो है वो टैक्स में कलेक्ट होता है। ये टोटल आमदन का 23% है हमारी जो ज़रई इनकम है। 3 अरब रुपया। ये वो क्लास है जो टिम हॉर्टन जा सकती है। फिर एक हमारी रिटेल क्लास है, एक हमारी होलसेल ट्रेडर है, जिस पे जब हम टैक्स लगाते हैं तो वो सड़कों पे आ जाता है। और हम मैं 3 दफा फाइनेंस मिनिस्ट्री की टेबल पर बैठकर वजीर खजाना और बाकी वजीरों के साथ इन पे टैक्स लगाने की कोशिश कर चुका हूँ, पर नाकाम रहा हूँ। ये मेरे लिए तो ये एक बड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। जब भी हम इन पे टैक्स लगाते हैं तो हमें ये वापस लेना पड़ता है। ये अभी भी आपने देखा जब लास्ट बजट में भी हुआ, तो आपने तय किया हुआ है कि इसको भी टैक्स से बाहर रखना है। फिर आपने ये भी तय किया हुआ है कि जब मेरे वालिद साहब जिंदगी में हयात नहीं रहेंगे और वो अपना घर मुझे ट्रांसफर करेंगे, वो अपनी जमीनें मुझे ट्रांसफर करेंगे, अगर ये कुछ ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे मैं पढ़ा लिखा हूँ या अमेरिका जहाँ पे मैं पढ़ा लिखा हूँ वहां पे होता, तो मुझे एक इनहेरिटेंस टैक्स देना पड़ता जो मेरे वालिद साहब अपनी इनहेरिटेंस सिर्फ मुझसे ना शेयर करते बट इस कौम के बच्चों से भी करते। हमने ये तहैया किया हुआ है कि हमने वो नहीं करना, वो आटे की लाइन में ही खड़े रहेंगे। कोई डेथ टैक्स नहीं है इस मुल्क में, और हमने ये भी तय किया हुआ है कि चाहे वो कोई भी प्रॉपर्टी का सेक्टर हो, उसको 5 साल बाद हम इस्तिस्ना दे देंगे उस प्रॉफिट से जो कि वो कमाते हैं। ये कलीदी वजूहात हैं जिसकी वजह से टिम हॉर्टन के बाहर तो वो 2 से 5% के लोग, हम और आप जैसे, कंटिन्यूसली 800 रुपए की कॉफी खरीद सकते हैं, पर एक आम आदमी जो है वो आटा खरीदने के लिए लाइन में खड़ा है। ये फैसले IMF ने नहीं करने, ये फैसले पाकिस्तान की कौम ने करने हैं। ये फैसले पाकिस्तान के बाशऊर लोगों ने करने हैं। उन्होंने ये फैसला किया है कि हमने ये फैसले नहीं करने। पर मेरा नहीं ख्याल कि ये मुल्क जो है अब मुतहम्मिल हो सकता है हमारी इस कबाहत का। सही। तो डॉक्टर साहब, ये अगेन वही बात है कि जब हम बात करते हैं कि हमारा मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो हमारा मुल्क तो ऐसे यकीनन जो है वो सियासी माहौल का भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और वो ये तो कहते हैं कि आपका जो मुआशी इस्तेहकाम है वो आता है सियासी इस्तेहकाम से। अब वज़ीर ख़जाना जो है वो ये कह रहे हैं कि जी आगे आने वाले दिनों में पेट्रोल की प्राइसेस और बढ़ जाएंगी। 15 फ़रवरी आपको याद होगा जब मुसद्दिक मलिक साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा था 15 फरवरी से पहले तो नहीं, हाँ लेकिन 15 फरवरी के बाद शायद हो जाए। तो 15 फरवरी, आज 14 है, कल 15 है, हम देखेंगे शायद वीकेंड पे हो जाए पेट्रोल के प्राइसेस। तो वो जो एक सेहतमंद इकॉनमी है वो कैसे आएगी, वो कैसे हम इंजॉय कर सकते हैं जब प्राइसेस बढ़ते जाएंगे? आने वाले 1-2 साल में हमें कहीं पर कोई चीज़ नीचे जाती हुई नज़र नहीं आएगी। तो जाहिर सी बात है कोई भी ये एक सेहतमंद इकॉनमी नहीं इंजॉय कर सकता क्योंकि पॉलिसी नहीं बनी हुई। आप दुरुस्त फरमा रही हैं। ज़रूर रद्दोबदल पेट्रोलियम की कीमतों में भी होगा। सेहतमंद इकॉनमी ही हमें बनानी है, ये भी बात आपकी दुरुस्त है, और उसके फैसले टैक्स के अलावा भी हमने खुद करने हैं। क्या हम ये सोच सकते हैं कि ये बिजली का निज़ाम इतना महंगा क्यों है? क्या हम इसका कर सकते हैं? और इसकी मैं आसान मिसाल देता हूँ। लोग कहेंगे समझने के लिए मुश्किल चीज़ें हमें नहीं कहनी। वो ये है कि मेरे जो अमीर तरीन एग्रीकल्चरल फ्रेंड्स हैं, या मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड्स हैं, या मेरे वो फ्रेंड्स जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, वो कभी मुझे नहीं कहते कि यार टेलीफोन बड़ा महंगा हो गया है, या इंटरनेट बड़ा महंगा हो गया है, या ये जो मोबाइल है इसकी कॉल बड़ी महंगी हो गई है। आप यकीन करें, मेरे घर पे जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, या मेरे दफ्तरों में जो लोग मेरे साथ काम करते हैं और मुझे चाय पिलाते हैं, या मेरे सेक्रेटेरिएट स्टाफ हैं, वो भी मुझे ये नहीं कहते।
बट मेरे अमीर दोस्त और मेरे वो लोग जो हमारी एक मिनिमम वेज पे काम कर रहे हैं, वो दोनों एक कंप्लेंट जरूर करते हैं जी। कि बिजली बड़ी महंगी हो गई है। फर्क ये देखिए कि बिजली का सेक्टर सरकार चलाती है, टेलीफोन का सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में चलता है हाँ। और पेमरा उसको रेगुलेट करती है और हम उसकी एक पॉलिसी बनाते हैं। जब तक हम ये तहैया नहीं करेंगे कि हमें आपस में कंपटीशन करके जीना है। मसलन इसकी आसान मिसाल ये देता हूं कि लेट से एक क्लास हो, मैं और आप पढ़ रहे हो, पर मेरा और आपका कोई कंपटीशन नहीं है। आप भी फेल होती रहे, मैं भी फेल होता रहूं, तो कोई कंपटीशन ही नहीं पैदा होगा। आपको भी ये नहीं होगा कि आप मुझसे बेहतर करें, मुझे भी नहीं होगा कि मैं आपसे बेहतर करूं। बिजली के सेक्टर का कुछ ऐसा ही हाल है पाकिस्तान में। सही। उसमें कोई कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, पर टेलीकॉम में है। आप 1, 2, 3, 4 आप डिसाइड कर सकती हैं कि नहीं मैं ये नहीं खरीदूंगी, मैं ये खरीदूंगी, मैं ये पैकेज लूंगी। तो फिर मुझे मेहनत करनी पड़ती है उसको एफिशिएंट रखने के लिए। ये है चीज जो हमें करनी है पाकिस्तान में। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद कर रहे थे। और जब भी हम कहते हैं ना कि हमारी गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, तो कुछ इंडिविजुअल भी हमारी जिम्मेदारी होती है। ज़रा वो लाइनों को देखिए और अंदाज़ा करें कि हमारी जिम्मेदारी बनती क्या है। अभी लेते हैं ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे और भी बातें आपसे करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, हमने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्हें बहुत सारी चीज़ों की कलेक्शन की आदत होती है। जैसे कि मैंने आगाज़ में कहा था जी कि किसी को ज्वेलरी इकट्ठे करने का शौक़ होता है, किसी को कपड़े इकट्ठे करने का शौक़ होता है, किसी को मेकअप इकट्ठे करने का शौक़ होता है। लेकिन हमने ये देखा है कि एक शख्सियत जिन्हें साइकिलें जमा करने का शौक़ है, गाड़ियों और बाइक्स के बड़े बड़े दीवाने तो हमने देखे हैं, लेकिन एक ऐसी शख्सियत जिन्हें साइकिल जमा करने का शौक़ है, अलीना शाहिद रावलपिंडी में एक ऐसे शख्स से मैं मिलवा रही हैं। पहले ज़रा इनसे मुलाकात कर लेते हैं रिपोर्ट के थ्रू, फिर हम इनसे डिस्कशन करेंगे। रावलपिंडी के काशिफ मलिक के घर में दर्जनों इकसाम की महंगी से महंगी बाईसाइकिलें खड़ी हैं और ये सब की सब इनकी अपनी मलकियत हैं। अकेले सफर करना हो तो अलग, बच्चों को साथ लेकर निकलना हो तो अलग साइकिल, और शॉपिंग के लिए कोई और साइकिल इनकी सवारी बनती है। बाइसिकल्स का शौक तो मुझे बचपन से ही है, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा हो गया और काफ़ी मेरे पास डिफरेंट किस्म की बाइसिकल्स हैं। मेरी वालदा जब कॉलेज के ज़माने थी, वो उस ज़माने में बाइसिकलिंग करती थी। वालदा से विरासत में मिलने वाले शौक को काशिफ ने अपना जुनून बना लिया। इन्हीं साइकिल्स पर वो अपनी सयाहत का मशगला भी पूरा करते हैं। लोग सोचते हैं कि मरी और वो भी अपने गाड़ी पे जाना है, लेकिन मैं जो हूँ वो बाइसिकल के ऊपर मरी तक जाता हूँ। आमतौर पर बाईसाइकिल को सस्ती सवारी समझा जाता है, लेकिन काशिफ के पास खड़ी इन साइकिल्स में से कुछ की कीमतें तो लाखों तक हैं। साइकिल जैसी माहौल दोस्त सवारी के साथ काशिफ मलिक की गाड़ी दोस्ती बिला वजह नहीं। ये बात सिर्फ वही समझ सकते हैं जिन्हें मुनफरिद शौक पालने की आदत होती है। कैमरामैन फैसल खान के साथ अलीना शाहिद, समा, इस्लामाबाद। चलें जी, अब ज़रा काशिफ मलिक से हम भी बात करते हैं, जानते हैं कौन कौन सी साइकिल्स उनके पास है। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग टू यू एंड योर ऑल क्रू मेंबर्स। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ज़रा ये बताएं, ये शौक़ कैसे पैदा हुआ साइकिल्स इकट्ठी करने का? क्योंकि बहुत सारे लोगों को शौक़ होता है अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हों, बाइक्स हों उनके पास, साइकिल्स इकट्ठी करना, ये शौक़ पैदा हुआ कैसे? देखें, ये मेरी जो मदर है, उनको भी बहुत शौक़ था। तो अपने वो कॉलेज के ज़माने में आपको पता है कि उस ज़माने में बाइसिकलिंग तो आपको पता है बहुत नायाब होती थी और बहुत मुश्किल होता था, और ख़ास तौर पे उस ज़माने में उनके साथ हिंदू और सिख भी पढ़ते थे लाहौर में। तो वो अपनी बाइसिकल के ऊपर लाहौर जाती थी कॉलेज में। तो आपको पता है कि इनहेरिटेंस में आपको जो शौक़ मिलता है, तो वो फिर आपको पता है फिर आहिस्ता आहिस्ता जीन्स के अंदर ट्रैवल करता है। तो इसी तरह बस शौक पहले मुझे मोटर बाइक्स का शौक था और हैवी बाइक्स बड़े चलाए हैं। फिर मैंने अपना शौक जो है थोड़ा सा बाइसिकलिंग की तरफ स्विच ओवर किया है। तो अभी बाइसिकलिंग करते हैं जी, बड़ा मज़ा आता है। और एक यूथ को भी पैगाम देना चाहूँगा मैं कि साइकिलिंग किया करें। और जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। तो अगर आप अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए जब टाइम नहीं निकालेंगे तो किसी के लिए भी नहीं निकाल सकते। बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है ये साइकिलिंग करना। अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं या आप चाहते हैं कि आप फिट भी रहें तो आप साइकिलिंग करें भाई। अच्छा, मुझे बताएं कि कितनी साइकिल्स आपके पास हैं और किस किस किस्म की साइकिलें हैं आपके पास? देखिए, अगर बाइसिकलिंग के हवाले से बात करें, लोगों के दिमाग में हमेशा एक आता है कॉन्सेप्ट कि 20 से 30 हज़ार रुपये की साइकिल आपको मिल जाती है। लेकिन अच्छी प्रोफेशनल साइकिल जिसके ऊपर आप वर्ल्ड टूर लगाएं,
जब ऑफ एंड ऑन आप हिली एरियाज में, जैसे मैं जाता हूँ, मैंने 4 टूर लगाए हैं जी मरी अच्छा। के अंदर, और इंशाल्लाह हमारा 5वां टूर ड्यू है। तो अच्छी साइकिल की जो कीमत होती है स्टार्ट होती है 60,000 से लेके तकरीबन ऑनवर्ड्स 6, 7, 8 लाख रुपए ऑनवर्ड्स। ओके ओके। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको ये कहा हो कि काशिफ जरा अपनी साइकिल हमें उधार दे दें? देखिए, मेरा अपना बाइसिकल क्लब भी है, बॉर्न राइडर्स क्लब, और उसमें मेरे क्लब के अंदर 17 साल से लेके 70 साल तक जो है राइडर्स हैं। अच्छा। तो उनको साथ लेके मैं ट्रैवल करता हूँ। बिल्कुल जी, आई मीन जिनके पास बाइसिकल्स नहीं होती तो मैं उनको लेंट भी करता हूँ, अच्छा, और अच्छा, मैं कहता हूँ हमारे साथ राइड भी करें। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि कितनी कलेक्शन है, लाइक 100 हैं, 200 हैं, 50 हैं, कितनी है? नहीं नहीं, देखें, आई मीन ऑफ एंड ऑन आपको पता है, कोई चीज़ आपको आती है, जब हाँ। पसंद आती है आप उसको परचेज कर लेते बिल्कुल ऐसा ही हैं। है। तो ये जो नंबर ऑफ बाइसिकल्स हैं, ये आई मीन आपको पता है चेंज होती रहती है। हाँ। कुछ जो क्लब मेंबर्स हैं वो ज़बरदस्ती छीन के ले जाते हैं मुझसे अच्छा। बाइसिकल्स के, ये वाली हमें चाहिए। अच्छा, तो आई मीन इन टोटल 20 के लगभग हैं बाइसिकल्स 20, मेरे पास। ओके, लेकिन वो सही आपको पता है जो होता है, नंबर जो होता है वो चेंज होता रहता है जी। सही है। अच्छा, मुझे बताएं काशिफ, इनकी जी। मेंटेनेंस कैसे करते हैं आप? चले ठीक है भाई, इसमें आप पेट्रोल या फिर आप बाकी जो फ्यूल है वो नहीं इसमें डल रहा, लेकिन फिर भी एक कोई ना कोई मेंटेनेंस का तो इसका तरीका है, तो वो किस तरह से आप इसको मेंटेन रखते हैं 20 साइकिलों को? देखें, आजकल जो नेट है उसके थ्रू आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। गूगल पे आप कुछ भी टाइप करते हैं तो उसको आप खुद ब खुद आपको बताता है, और मुझे खुद भी शौक है आई मीन इनको खोल के बैठ के और इनको देखने का, और इनके जो मैकेनिज्म्स होते हैं, गेयर्स होते हैं सारे, तो कोशिश करता हूँ कि मैं जो बाजारी काम है ना, आपको पता है कि वहाँ लेके जाएं तो वो ज़्यादा चीज़ लोग जो होते हैं ठीक करने के बजाय ख़राब कर देते हैं। तो वो मुझे शौक है कि मैं अपने हाथ से काम करूँ। अच्छा, हाँ जी, सही। अच्छा, तो ये होता है कि अगर मैं, आपको पता है जी बताइएगा। अच्छा, एक तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा मुझे बताइएगा कि बताइए। आप दिन में कितने घंटे देते हैं अपनी साइकिल्स को, कितने घंटों तक आप साइकिलिंग करते हैं, ये किस तरह आपने अपना टाइम फ्रेम सेट किया हुआ? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जो लोग कहते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं होता, ये ताकि उनको थोड़ी सी समझ आ जाए कि जी आप अपना टाइम जी। निकाल सकते हैं। देखें जी, आई मीन तकरीबन अगर आप बिगिनर हैं तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि 45 मिनट्स वो साइकिलिंग करें, ठीक है, जिसमें एक अच्छी साइकिल वो खरीद लें। उनको 30 से 35 हज़ार रुपए की साइकिल मिल जाती है। अच्छा। और सुबह का टाइम जो होता है वो साइकिलिंग के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि आपको पता है उसमें पोल्यूशन नहीं होती है एयर के अंदर, और सुबह के टाइम ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं होती एज़ कम्पेयर टू नाइट। अगर आप रात को राइड करते हैं तो आपको पता है कि उसमें आपको हेडलाइट्स और बैक लाइट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि विजिबिलिटी जो होती है वो साइकिल की जो होती है बाइसिकलिस्ट की होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है जो ट्रक होते हैं रात को जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, और कार्स जो होती हैं वो साइकिल वालों को समझती नहीं है कुछ सही भी। है, ठीक लेकिन ब्रेक लाइट और हेडलाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग आप बाइसिकलिंग करें। हाँ। वो एक हेल्दी एक्टिविटीज़ भी, और आप फ्रेश जो एयर है उसको इनहेल भी करते हैं और एक्सेल भी करते सही हैं, है। यू नो। अच्छा काशिफ, हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे शौक बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, लाइक किसी को जैसे गाड़ियों का शौक है या बाइक्स का शौक है, हम इसको किस कैटेगरी में लेके जा सकते हैं? जैसे आपने कहा जी साइकिल 20,000 तक की भी आती है और साइकिल 35,000 तक की भी आती है, फिर साइकिल 60,000 तक की भी आती है, तो ये क्या है? महंगा शौक इसको हम जी। कहेंगे, क्या कहेंगे इसको हम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये कोई महंगा शौक नहीं है। अच्छा। और देखें, अगर आप कोई भी, आप एक मिसाल ले लें कि आप जिम जाते हैं, जी, जी। फिजिकली वर्कआउट करते हैं, जी, तो आप पर्सनली अपना एक ट्रेनर भी हायर भी करते हैं, तो वो भी आपका 20 से 30 हज़ार महीना, उसके अलावा एक्स्ट्रा डाइट प्लान जो होते हैं आपके, वो भी आपको 50-60 हज़ार रुपये पर मंथ कॉस्ट करता है। ठीक है, आप जिम जाते हैं, आप किसी के मोहताज हैं, लेकिन जब आप बाइसाइकिलिंग करते हैं तो यू आर वन एंड ओनली, आप अपने खुद फिजिकली वर्कआउट करते हैं, जिसमें आपको ना किसी से पूछने की ज़रूरत है, और अपनी बाइसिकल को कैरी करें और बेशक जहाँ मर्जी ले जाएं और उस पर राइड करें, और जो सारे आपके इर्द गिर्द के जो व्यूज़ होते हैं आप उसको भी इंजॉय करते हैं। और जब आप क्लब के अंदर स्पेशली जब बाइसिकलिंग करते हैं तो आप ज़्यादा एंजॉय करते हैं जब आपकी कंपनी अच्छी हो, क्योंकि अच्छा। कंपनी मैटर्स अ लॉट। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लोगों का, स्पेशली फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन होता है? क्योंकि आजकल हमारे टाइम में हम देखते थे कि जी बचपन में जो बचपन का हमारा टाइम होता था कि ठीक है जी हम भी साइकिलिंग करते हैं, आजकल के तो बच्चे जी। भी भागते हैं इस चीज़ से कि जी साइकिलिंग नहीं करनी, या उनके डिफरेंट शौक्स हैं, मोबाइलों में लगे रहते हैं, तो आपके फ्रेंड्स आपको क्या कमेंट देते हैं ये साइकिलों की कलेक्शन पे?
देखें, सबसे पहले तो वो कहते हैं कि आपने जो हैवी बाइक से जो आपने स्विच ओवर किया बाइसाइकिल्स के ऊपर, ये आप प्लीज़ वापस आ जाएं हमारे ग्रुप के अंदर। तो मैंने उनको बताया कि देखें, आप 40 के बाद जो होते हैं आप अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक ऐसी होती है एज आपको कि वो आप डिक्लाइन की तरफ जाते हैं। तो अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई भी नहीं रख सकता। आपके हिस्से का खाना, आपके हिस्से की फिजिकल वर्कआउट और आपके हिस्से की जो दवाएं होती हैं वो कोई और नहीं ले सकता। तो आप इन चीज़ों को अपने खुद हिसाब से मेंटेन करें। और जो है दोस्त जो हैं वो मुझे लाजमी कहते हैं कि आप बाइसाइकिलिंग करते हैं किस हिसाब से करते हैं, और मरी हम लोग जब कार पे जाते हैं तो हम इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो आप बाइसाइकिल पे कैसे जाते हैं? तो मैंने कहा वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आपको पता है कि हिम्मत इंसान करे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, आप दुरुस्त तो कह रहे बस हैं। ऐसे ही है, कोई महंगा शौक नहीं है। और जी, अच्छा और यूथ काशिफ, को मैं मुझे यही ये पैगाम बताएं दूंगा जरा कि कि कोई भी आपने physically- अपने साइकिल्स पे कहाँ कहाँ तक सफ़र किया है। दूसरा कि जो लोग साइकिलिंग करते हैं, बड़ा ज़रूरी है उन्हें ये मैसेज देना कि जी प्लीज़ हेलमेट पहना करें, नी पैड्स पहना करें, एल्बो पैड्स पहना करें, बड़े ज़रूरी है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बिल्कुल। जब आप खुदा ना खास्ता गिर जाते हैं तो ज़्यादातर चोटें इन्हीं एरियाज़ में लगती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आपकी बिल्कुल बात बजाय जी। मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ, आपने मुझे ऑफ एंड ऑन अगर आपने मेरी वीडियोस दिखाई भी होंगी तो उसमें मैं हमेशा प्रॉपर गियर पहन के निकलता हूँ, जिसमें प्रोटेक्टिव गियर्स होते हैं और प्रॉपर एक अच्छा हेलमेट होता है जिसको आप पहन के निकलते हैं। और अगर मैं रात को राइड करता हूँ तो मेरे हेलमेट के साथ प्रॉपर लाइट्स लगी हुई हैं, जिसमें ब्रेक लाइट है और हेडलाइट है। और अगर आप बाइसाइकिलिस्ट जो होती है उसकी एक, आपको पता है कि उसकी एक स्पेशल लेन होती है। रावलपिंडी में इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन एज कम्पेयर टू इस्लामाबाद तो उन्होंने स्पेशली बाइसाइकिल की लेन्स सेपरेट की हुई है लेफ्ट हैंड साइड पे, जिधर मार्किंग हुई है प्रॉपर बाइसाइकिलिस्ट की कि वो अपनी लेन में बाइसाइकिल चला सकते हैं। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस सिलसिले में जो है हमें प्रमोट करें और साइकिलिंग को प्रमोट करें, क्योंकि ये तो एक हेल्दी एक्टिविटी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हेल्दी एक्टिविटी है, इसके अलावा आपको पेट्रोल की टेंशन नहीं रहती कि पेट्रोल बढ़ा या नहीं बढ़ा। बेहद शुक्रिया काशिफ, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अहम खबर है, सिंध हाई कोर्ट में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की नाजेबा वीडियो मुबैना तौर पर वायरल करने का केस। अदालत ने मुल्जिमा दानिया शाह की दरख्वास्त से ज़मानत मंजूर कर ली है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे से भी। अभी आपको बता रहे हैं कि सिंध हाई कोर्ट में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की नाजेबा वीडियोज़ मुबैना तौर पर वायरल करने का केस था और अदालत ने मुल्जिमा दानिया शाह की दरख्वास्त से ज़मानत मंजूर कर ली है। अदालत ने मुल्जिमा की 2 लाख रुपए में ज़मानत मंजूर की है। सेशन अदालत ने मुल्जिमा की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी थी। मुल्जिमा दानिया शाह अदालती रिमांड पर जेल में है। अभी आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज के दौरे हुकूमत में नारोवाल शकरगढ़ की मरकज़ी शाहरा की तामीरात के मंसूबे पर काम जारी है। मरकज़ी शाहरा करतारपुर तक 2 रोया तामीर की जाएगी। शहरियों को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद काशिफ से। काशिफ बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जानिब से नारोवाल शकरगढ़ मरकजी शाहरा के मंसूबे की मंजूरी के बाद और सामान्य उस पर खबर ब्रेक होने के बाद ठेकेदार की जानिब से इस मंसूबे पर काम जारी कर दिया गया है, जो बड़ी तेज़ी से अपने तकमील की जानिब गामज़न है। यह मंसूबा नारोवाल से करतारपुर तक 2 रवैया सड़क बनाई जाएगी और करतारपुर से शकरगढ़ तक ये सिंगल रोड बनाया जाएगा। इस सिलसिले में जब अहले इलाका से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये मुतालबा किया है कि जैसे नारोवाल से करतारपुर तक 2 रवैया सड़क बनाई जा रही है, वैसे ही करतारपुर से शकरगढ़ तक भी 2 रवैया सड़क बनाई जाए, क्योंकि इस शाहरा के ऊपर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा है और शहरी आए रोज़ हादसा का शिकार होने हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब और वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि वो करतारपुर से शकरगढ़ तक 2 रवैया शाहरा तमीर किए जाने के अहकाम जारी किए जाएँ, ताकि जो शहरी आए रोज़ हादसा का शिकार होते हैं और अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठते हैं, वो इससे महफूज रह सकें। जी ठीक है, आपका शुक्रिया। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कहाँ मौजू की। अच्छा, आजकल हमने ये अपने इर्द गिर्द देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत बोलते हैं। अच्छा, बहुत बोलना एक अलग चीज़ है और किसी को बोलने ना देना ये एक अलग है। आपका ऑफिस हो, आपका घर हो या फिर फ्रेंड सर्कल हो, इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मनमानियाँ करते हैं। अच्छा, मनमानियाँ मतलब कि बस अपनी बात वो कहते हैं, जी जो मैंने कह दिया वो बिल्कुल ठीक है, यानी मैं अक्ले कुल हूँ, बाकी सामने वाले को कुछ नहीं पता। सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देते, या अगर वो बेचारा बोल भी पड़ता है ना तो ऊंची आवाज़ अपनी करके उसकी आवाज़ को दबा देते हैं, जिससे वो शख्स बाज़ औक़ात एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। क्योंकि हमारे इर्द गिर्द
अगर थोड़े से ऐसे लोग हैं जो कि लाउड हैं, तो थोड़े ऐसे भी लोग हैं जो कि बेचारे सेंसिटिव हैं, कमज़ोर दिल के लोग होते हैं। अब ये क्या बिहेवियर होता है, आप अपने इस बिहेवियर को कैसे चेंज कर सकते हैं? या वो लोग जो कि इस चीज़ को फेस करते हैं कि जी वो अपनी बात किसी भी जगह पर, किसी भी महफिल में, किसी भी गैदरिंग में बैठ के करना चाह रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऊंची आवाज़ करके, लाउड होकर उनकी आवाज़ को दबा देते हैं, ये आप किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं? माहिर नफ्सियात तैयबा अजीमी इस वक्त मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुकी हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे बताएं कि ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है कि लाउड बात करना, ठीक है? कुछ लोग होते हैं जी बड़े वोकल होते हैं, अच्छा बात ऊंचा करना, ये फिर आपका बिहेवियर समझ में आता है कि जी शायद एक तो फैमिली से भी होता है, एक माहौल का भी बड़ा असर होता है। लेकिन लाउड बात करने के अलावा कि किसी को बोलने ना देना, कि जो आप कहें जो मैंने कह दिया ना बस वही ठीक है, बाकी तो बंदा गलत बात कर रहा है, ये क्या बिहेवियर है? एक चीज़ होती है जो हम बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें कि दो लोगों के दरमियान किस तरीके से बातचीत होती है। तो ये जो आपने तरीका बताया है, इसमें यह है कि हर बंदे का एक अलग तरीका होता है बात करने का, हर फ़र्द का। जैसे आपने भी कहा कि कुछ घर से मिलता है, कुछ पर्सनालिटी का हिस्सा होता है, किस तरीके से हम बात कर रहे हैं। एक जो चीज़ होती है कि किसी को अपने सामने बोलने ना देना, या सिर्फ अपनी अपनी चलाना, तो उससे एक आंसर ये समझ में आता है कि शायद यहाँ पर सामने वाला इंसान दूसरों को ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है, या उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो नहीं चाह रहा कि मेरे सामने कोई दूसरा बात करे या मुझसे ज़्यादा कोई बात कर पाए। अच्छा, आपने कहा कंट्रोल करने की कोशिश करना चाह रहा है। बहुत सारे रिलेशनशिप्स में मैंने देखा है ये होता है, जैसे कि मियाँ बीवी में कोई एक होता है जो कि ज़्यादा हावी होता है, जिसने बात करनी है और दूसरे को बोलने नहीं देना। तो ये आई थिंक ये तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग इससे पैदा हो सकती है, बहुत सारे मिसहैप्स हो सकते हैं। दोनों के पास इक्वली मौका होना चाहिए बोलने का। इस पे क्या आप कहती हैं? एक चीज़ जो समझने की ज़रूरत होती है रिलेशनशिप्स की बारे में, कि जो भी रिश्ता होगा, जो भी रिलेशनशिप होगा, वो हमेशा दो तरफा होता है, जिसको हम 2 वे प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। कि जितना दिया जा रहा है उतना लिया भी जा रहा है, गिव एंड टेक इक्वल हो। हमारे यहाँ अक्सर रिलेशनशिप बहुत इम्बैलेंस पाए जाते हैं। अच्छा। यानी एक यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा, बराबरी पे बहुत कम रिलेशनशिप्स हमें मिलते हैं। ठीक है। तो जहाँ पे जो ये चीज़ होती है कि एक ओवर पावर कर रहा है, एक सिर्फ अपनी अपनी चला रहा है, या चाह रहा है कि दूसरा मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहे, तो वहाँ पे डेफिनेटली जो भी रिलेशनशिप होगा वो हेल्दी नहीं रहेगा, वो अनहेल्दी हो जाएगा, क्योंकि एक इम्बैलेंस आना शुरू होगा पावर डायनामिक्स में। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्सर हमने देखा है कि माँ बाप का जो बच्चों के साथ ताल्लुक होता है, उसमें भी हमने ये चीज़ देखी है। अच्छा, माँ बाप का ये होता है कि जी या तो अब्बा बहुत ज़्यादा बच्चों पे हावी होते हैं, या अम्मा बहुत ज़्यादा हावी होती है। ज़्यादातर वैसे माएँ हावी होती है बच्चों पर, अब्बा तो कह रहे थे कि छोड़ दो, ना डांटो। तो ये चीज़ बच्चों को जो है एक डिप्रेशन में ले जाती है, ये बच्चों को एक तरीके से मेंटली डिप्रेस करती है। तो इस चीज़ में माँ बाप क्या किरदार अदा कर सकते हैं? अच्छा, माँ इस मामले में किसी हद तक मुझे ठीक लगती है। वो कहती हैं जी किसी एक का डर होना ज़रूरी है, लेकिन उस डर में बच्चों के साथ लाउड हो जाना, बच्चों को अपनी बात ना करने देना, उनसे कम्युनिकेट ना करना, या ये समझना कि नहीं जो मैंने कह दिया बस वो ठीक है। देखें, माँ बाप जो है वो ज़ाहिर है बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें उनको ख्याल होता है कि हम ये करें, बच्चे ऐसे ना हो, आगे कुछ करेंगे बच्चे तो हमारे ऊपर लोग कहेंगे कि हमने कैसी तरबियत की है। तो उसमें वो 2 तरीके से बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एक तो उनके बिहेवियर्स को, उनके रवैयों को, और दूसरा उनको इमोशनली या साइकोलॉजिकली, ठीक है, कि वो किस तरीके से वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस तरीके से भी वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बेहतर तरीका कौन सा है? देखिए, बेहतर तरीका हमेशा वो होता है जो एक बैलेंस के साथ होता है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ज़रूरी है कि माँ बाप मॉनिटर करें बच्चे को कि वो उसका रवैया कैसा है, कहीं वो गलत चीज़ें तो नहीं कर रहा, गलत सोहबत में तो नहीं उठ बैठ रहा। लेकिन वो माँ बाप जो बहुत ही ज़्यादा उसमें जो है बिल्कुल ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, या उनको हर छोटी छोटी चीज़ जाननी होती है कि बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, क्या कर रहा है, कमरे में बैठा है तो क्या कर रहा है, मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है तो क्या कर रहा है, यानी बहुत ज़्यादा जो हर उसकी चीज़ में इन्वॉल्व होना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर भी प्रॉब्लम शुरू होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं तैयबा कि हमने अक्सर ये देखा है कि घर में बच्चा जब देखता है कि मेरा बड़ा भाई भी लाउड है, या मेरी अम्मी भी लाउड है, या मेरे अब्बू भी लाउड हैं, तो वो बच्चा वो चीज़ अपने अंदर पैदा कर लेता है, उसमें वो चीज़ आ जाती है। फिर हम ये कहते हैं कि यार पता नहीं ये क्यों इतना लाउड होना शुरू हो गया है, घर में तो कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता, बच्चा पता नहीं क्यों शाउट कर रहा है। तो आई थिंक ये आपके घर के माहौल से भी आता है। बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ जो बहुत ही
एक समझने वाली बात है वो ये कि हम बच्चे को बोल रहे होते हैं कि तुम ये करो, तुम वो ना करो, लेकिन हम बच्चे को दिखा क्या रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। यानी माँ बाप आपस में किस तरह से बात कर रहे हैं, बच्चा वो सीखेगा बजाय इसके कि उसको जो बताया जा रहा है कि बेटा आराम से बात करो। हाँ। तो आप जो भी दिखाएंगे बच्चा वही सीखेगा। ऐसा नहीं है कि बच्चा कहीं बाहर से सीख के आ जाएगा कि ऊंची आवाज में बात करना है। उसने घर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी को देखा है, जब भी वो अडॉप्ट भी किया है उसने। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैंने जैसे आगाज में भी बात की थी कि कुछ लोग कहते हैं जी कि हम अकले कुल हैं, जो हमने कह दिया वो बिल्कुल ठीक है, सामने वाला जो है वो तो गलत सोचता है। तो ये आपको किस बिहेवियर की तरफ लेके जाता है? ये सामने वाले को बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी के शिकार वो हो जाता है कि जी मेरी तो बात नहीं सुनी जा रही है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। तो इस चीज़ को आप कैसे डील कर सकते हैं? देखिए, जब एहसास कमतरी होता है तो एहसास बरतरी भी होता है कुछ लोगों में, और वहीं पे कोशिश की जा रही होती है कि सामने वाले को नीचा दिखाया जाए, दबा दिया जाए, प्रेशराइज किया जाए। बिल्कुल। तो ये चीज़ जो देखिए हर चीज़, हाँ, दो तरीके से जब हम बात करते हैं घर की, कि घर से आपको किस तरह का माहौल मिला है, तो वहाँ पे अगर कहीं पे भी इम्बैलेंस रहा है या अनहेल्दी रिलेशनशिप्स रहे हैं, तो वहाँ पे दो चीज़ें सामने आती हैं। या तो वो लोग सामने आएंगे जिनका बहुत ही कॉन्फिडेंस कम होगा, खुद एतमादी बहुत ही कम होगी, या फिर वो लोग सामने आएंगे जो कि एक मसनूई खुद एतमादी के साथ सामने आते हैं। अच्छा, तो वहाँ पर ये चीज़, ये दो तरह की, यानी अब क्या ये इम्बैलेंस हो गया ना, एक्सट्रीम है कि एक तो इतनी यहाँ पर है उसकी खुद एतमादी, या फिर यहाँ पर है, एक बैलेंस नहीं है। अच्छा, मैं अगर किसी महफिल में बैठी हूँ जी, मैं अपनी बात पहुँचाना चाह रही हूँ या मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मैं क्या करूँ? देखिए, एक हमारे जो यहाँ पे तरीके होते हैं बात करने के, कि हम पहले तो ये समझना है कि माहौल क्या है, लोग कैसे हैं, किस तरीके से वहाँ बात करनी है। हमारे 3 तरीके की कम्युनिकेशन होती है, जिसको एक अग्रेसिव कहा जाता है, जो या तो बहुत ही गुस्से में या फिर अपनी बात आके बढ़ चढ़ के बोलना, ठीक है। एक होता है पैसिव, कि आप बिल्कुल ही खामोश हो गए, फिर आप कुछ कह ही नहीं रहे। सही है। जो तीसरा तरीका होता है, जो कि अमूमन हमें अपनाना चाहिए, जो कि आइडियल है, वो असर्टिव तरीका होता है बात करने का। असर्टिव में क्या होता है कि आप सामने वाले की सुनते भी हैं और अपनी बात रखते भी हैं, ठीक है। और वो रखने का तरीका, बातचीत में ये हमें लगता है कि हम कुछ बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा या कुछ गलत हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। बातचीत का तरीका होता है कि आप किस तरीके से सामने वाले को बात कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप किस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये भी आपका लहजा कैसा है, आप किस तरीके से क्या अल्फाज का चुनाव करके आप अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, और जो शख्स बोले ही चला जा रहा है कि भाई सामने वाले को तो बोलने नहीं दे रहा, उसको आप कैसे चुप करा सकते हैं? एक तो ये कि उनको बात, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप अभी बोले जा रहे हैं, तो मैं आपको कह सकती हूँ कि अभी रुकें 1 मिनट, मेरी भी एक बात है वो सुन लें, तो हम उनको कह आराम से, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, प्यार से हम कह दें, तो 1 मिनट के लिए वो शख्स भी रुक के सोचेगा कि अच्छा मैं शायद बोले जा रहा हूँ या मैं सुन लूँ, नहीं, या कुछ लोग कहते हैं नहीं तुम मेरी सुनो, मैं बिल्कुल ठीक है, तो उनको बोलने दें कि ठीक है इतना टाइम है आपके पास, आप बोलें, फिर मेरी सुनिएगा। अच्छा, तो वहाँ पे कुछ बाउंड्रीज बनाने की जरूरत होती है। अच्छा तैयबा, हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनको ना अपना आप एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा होता, कि मतलब उनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्हें वो क्वेश्चन पुट नहीं करना आ रहा होता, या उन्हें अपनी बात पहुंचानी नहीं आ रही होती दूसरे तक। अब आई डोंट नो कि शायद उनके पास वो अल्फाज नहीं है, वो सोचते हैं कि नहीं 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 कि मैं गलत तो नहीं कह दूंगा। आपको क्या लगता है कि जो दिल में आप बस बोल दें, या फिर हाँ आपको सोचना चाहिए, या फिर आपको नहीं बोलना चाहिए? देखिए, ये सारी चीज़ क्या आती है, अगेन हम जाएंगे वापस घर के माहौल के ऊपर, कि घर जो होता है ना एक छोटा सा यूनिट होता है एक माशरे के लिए, ठीक है। जो चीज़ें भी माशरे में करने के लिए वो आप सीखते हैं अपने घर से। तो घर में किस तरीके से बच्चों को बोलने दिया गया है, उनको अपनी बात एक्सप्रेस करने दी गई है, किस तरीके से उनकी बात पे जवाब दिया गया है, ये सारी चीज़ें बच्चे वहाँ से सीखते हैं कि अच्छा हमें कैसे बात करनी है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है, कैसे हमें निगोशिएट करना है, कैसे एक की बात सुननी है। एक्टिव लिसनिंग भी एक स्किल है कि आपको घर से सिखाई जाती है कि पहले आप किस तरीके से बात सुने और किस तरीके से आप जवाब दें बात का। तो वहाँ से आप सब सीख रहे होते हैं कि किस तरीके से मैं एक्सप्रेस करूँ अपने आप को, अपने ख्यालात को, अपने जज्बात को। तो वहाँ से जब वो चीज़ें सीखेंगे तब उनको तरीका आएगा। और जहाँ तक बात है, और जाहिर है अगर नहीं मिल पाया वो माहौल घर से, तो फिर आप जैसे जैसे आप एडल्ट होते जाते हैं, आपकी शऊर आता जाता है, तो आप वो तरीके सीख भी सकते हैं। अच्छा, ये आप किसी भी एज में आके सीख सकते हैं, या कुछ कहते हैं ना ये तो बचपन की आदतें हैं, पुख्ता हो गई हैं, अब नहीं जाती? देखिए, आदतें बनाई भी जा सकती हैं और ख़त्म भी की जा सकती हैं। वक्त लगता है, ठीक है। पुख्ता कोई भी आदत थोड़ी बहुत रिजिडिटी आ जाती है, लेकिन ये कि पुख्ता हम ये नहीं कह सकते बस अब पुख्ता हो गए, अब तो चेंज ही नहीं हो सकता। जब इंसान चाहेगा कि मैं चेंज करूं, मैं लेके आऊं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट, मैं उसको तब्दील करूं, तो डेफिनेटली वो कोशिश करेंगे तो हो सकती है तब्दील। इसमें बहुत ज़्यादा आपके फ्रेंड सर्कल का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि आप किस तरह की गैदरिंग में बैठ रहे हैं, कि उस गैदरिंग में आया आपको बोलने दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। आई थिंक ये भी चीज़ एक मैटर करती है। बिल्कुल। देखिए, बात ये आती है कि आप
अपने कैसे फ्रेंड्स चूज़ कर रहे हैं। फ्रेंडशिप एक वो ऐसा वाहिद रिश्ता होता है जो हम चूज़ करते हैं। तो हम किस तरह के लोगों में उठना बैठना पसंद कर रहे हैं, वहाँ पे हम किस तरीके से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, वो मैटर करता है। देखिए, फ्रेंडशिप एक बराबरी का रिश्ता होता है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे कोई सिर्फ आपको दबाने की कोशिश कर, आप भी अपनी सामने अपने आप को लेके आ सकते हैं। ठीक है, एक 50-50 एक ये आपकी अपनी स्किल्स पे डिपेंड करता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऑफिसेज में ऐसा होता है कि बॉसेस ये कह रहे होते हैं नहीं ये वाला एम्प्लॉय बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसकी असाइनमेंट भी ठीक है, इसका प्रोजेक्ट भी ठीक है, इसका नज़रिया भी ठीक है, भले से साथ वाले ने जितनी मर्जी रिसर्च की हो, लेकिन एक वो सेट हो जाता है ना कि ये बंदा ठीक कह रहा है। तो इस चीज़ को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं? हाँ, देखिए, वो तो डिपेंड करता है वो किस बात पे उसको ठीक कह रहे हैं। क्या वाकई अगर उनका काम ठीक है तो जाहिर है उस हिसाब से उनको कहा जा रहा है। लेकिन अगर वो बात अमूमन ऑफिस में उस एम्प्लॉय का ज़्यादा अच्छा माना जाता है जो थोड़ा सा सबमिसिव होता है, जो थोड़ा सा उनकी बात पे बस हाँ 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 कह रहा होता है, उन मान रहे हैं, खामोशी से सुन रहे हैं, ठीक है, तो उनके बारे में ऐसी चीज़ें ज़्यादा कही जाती है। लेकिन दूसरी चीज़ होती है कि काम की बात आ जाती है, काम की बात, थोड़ी सी फेवरेटिज्म भी आ जाती है। ठीक है, तैयबा बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। अच्छा जी, अब ज़रा बढ़ते हैं आगे। अहम खबर है, महकमा इंसदाद दहशत गर्दी खैबर पख्तूनख्वा ने शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया है। इस बारे में मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर से। सज्जाद, डिटेल्स क्या हैं? जी बिल्कुल, महकमा इंसदाद दहशत गर्दी 3 से 4 मुलजिमों को गिरफ्तार करके दहशत गर्दों को जो है मीरान शाह से जो है बन्नू मुंतकिल कर रही थी कि रास्ते में मीरान शाह के इलाके में जो है दहशत गर्दों की जानिब से जो है पुलिस पार्टी और सीटीडी पर जो है हमला किया गया, जिसके ऊपर जो है जवाबी कार्रवाई जो है की गई। जो मुश्तबा अफराद जो है दहशत गर्द उनको जो मुंतकिल किया जा रहा था वो जवाबी फायर में जो है हलाक हो गए हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान जो फायरिंग का मुकाबला हुआ है सीटीडी के दरमियान, उसमें भी जो है 4 दहशत गर्द जो है हलाक हो गए हैं, जबकि 2 से 3 दहशत गर्द फरार हो गए, जिनके तलाश के लिए इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। मीरान शाह से ये दहशत गर्दों को जो है मुंतकिल किया जा रहा था बन्नू, जहां पर जो है कानवाई के ऊपर जो है दहशत गर्दों ने हमला किया है, जिसको जो है सीटीडी ने, पुलिस ने और फोर्सेज ने मिलकर नाकाम बना दिया है। ठीक है सज्जाद, बेहद शुक्रिया आपका, आप डिटेल्स दे रहे थे। अच्छा जी, अब आपको बताते हैं कि आपके सितारे आपके बारे में क्या कहते हैं। आपका ये जो आगे हफ्ता है पूरा, ये कैसा रहेगा, कौन सी चीज़ कहाँ रखना बेहतर है, ये कौन सी चीज़ ख़रीदना और कौन सी चीज़ ना ख़रीदना, ये कौन सी जगह पर ट्रैवल करना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। माहिर इल्म नुजूम अजीम जाफरी साहब से हमने बात की थी, दिखाते हैं कि जी क्या गुफ्तगू थी। माहिर इल्म नुजूम अजीम जाफरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीम साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं, सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चूंकि जाहिर सी बात है कि जब महीना शुरू होता है तो तब ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि जी आपके जो 10-15 दिन है वो कैसे गुजरेंगे। जब महीना मिड होता है तब हमें ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि बाकी जो है वो महीने के दिन कैसे गुजरेंगे। फरवरी का महीना तो वैसे ही बड़ा छोटा होता है, 28-29 दिनों पर मुहित होता है। तो आज 14 फरवरी है और यकीनन जो है फरवरी आहिस्ता आहिस्ता अपने अख्ताम की जानिब जाएगा। तो कौन सा सितारा, किसका सितारा अब गर्दिश में है और किस सितारे को एहतियात करनी चाहिए? कौन सा सितारा ऐसा जो कि चिल कर सकता है? देखें, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले कि आज 14 फेब है जी जी। तो आज है कमर अकरब। मून जब स्कॉर्पियो में होता है इट्स कॉल्ड कमर दर अकरब, नंबर 1। अब कमर दर अकरब 2 दिन होता है महीने में। इन 2 दिनों में जो भी आप काम करते हैं या तो उसमें लॉस होता है या फिर वो काम होता ही नहीं और फिर एंड में आप थक हार के आप खुद ही दुकान बंद करके आ जाते हैं। ठीक है, अक्सर सुना खैर उन्होंने करोड़ों का कारोबार किया, बंद हो गया, शादी की चली नहीं, फिल्म इतनी अच्छी थी मगर फ्लॉप हो गई, ड्रामा इतना अच्छा था, कास्ट अच्छी थी, फ्लॉप हो गई। ये क्यों होता है? महीने में 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें मून स्कॉर्पियो में जाता है, तो आप फारिग समझ लें। अच्छा, वो दिन जरा दोबारा बताइएगा जी। दिन कौन कौन से होते हैं? वो महीने के 2 दिन आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो कौन सी तारीखें हैं? वो एवरी मंथ हमने कैलकुलेट करके बताना होता है। जैसे आज 14 है ना, जी जी, तो आज है और कल है 14 और 15। जी जी, मगर हर महीने नहीं होगा, मार्च में ऐसा नहीं होगा। यानी हर महीने का हर लिहाज से 2 मखसूस दिन ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप कुछ खरीद रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई शादी की डेट फिक्स कर रहे हैं, कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, तो आप रुक जाएं। आप रुक जाएं क्योंकि उसमें लॉस है आपको, अल्टीमेटली लॉस है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर शादी कर रहे हैं, कुछ भी जो भी आप इंपॉर्टेंट काम करें, आप नॉर्मल लेके चलें तो ठीक है। ठीक है। अच्छा, नंबर 1, अब इसकी रेमेडी क्या करें? रेमेडी ये होती है, इसकी मून का जो सदका होता है वो होता है दूध का। अच्छा, गर्मियों में बर्फ, पानी, ठंडा पानी गरीबों को पिलाना, किसी जरूरतमंद को दूध का सदका देना। ठीक है। तो उसके जो बैड इफेक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं। पहले दिन ज्यादा होते हैं
सेकंड डे उसके कम हो जाते हैं। ओके पहले दिन में भी कुछ घंटों के होते हैं, उसमें तो बहुत ज्यादा होते हैं। ओके अक्सर आपने देखा भाई यार वो फ्लाइट लेट हो गई, वो ये हो गया, वो हो गया, ट्रेन फंस गई और रोड ब्लॉक हो गया, ट्रैफिक वो हो गई, ये अक्सर सुनने में आता है। तो ये 14-15 कल और परसों आज और कल होंगे। अच्छा नंबर 1। नंबर 2, अब देखा जाए कि एरीज वालों का कैसा है, तो एरीज के लिए मून इन स्कॉर्पियो वो बहुत केयरफुली ड्राइव करें, खाना खाएं तो बहुत स्टमक का अपना केयर करें, अच्छा मकान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, जो भी अपनी कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू है तो वो 2 दिन वो सब्र कर जाएं, इस काम में हाथ ना डालें। ओके वालदा की सेहत का भी ख्याल रखें। ठीक है अच्छा, उसके बाद बारी है टॉरस वालों की। टॉरस वालों का कोई फैसला ना करें, मतलब आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, भाई मैं ये कल एग्रीमेंट आपको साइन कर दूंगा, ये नया ठीक है। मकान, नई गाड़ी, जो भी है, ठीक है, या अच्छा मैं कल प्लान करता हूँ जी मैं डोमेस्टिक ट्रैवल कर लूँ या इंटरनेशनल ट्रैवल कर लूँ, वो अवॉइड करें। ठीक है इन 2 दिन की बात हो रही है। उस 2 दिन के बाद, कल और परसों के बाद, फिर वो नॉर्मल, हर चीज नॉर्मल पे आ जाएगी। जेमिनी वालों को चाहिए कि अपना पैसा इन 2 दिन कहीं इन्वेस्ट ना करें, फिर लॉस हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आपने कहीं ट्रेडिंग करनी है, कुछ करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, बिल्कुल अवॉइड करें ये 2 दिन। अच्छा उसके बाद कैंसर वालों की वो खुद अपनी फिक्र, परेशानी प्लस बच्चों की तरफ से और अपने स्टमक से रिलेटेड कोई परेशानी, या आप अगर कोई मीडिया में काम कर रहे हैं तो उधर वहां पर कोई इशू हो जाना, ये 2 दिन है। वही मैंने जैसा बताया कि दूध का सदका दें तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है उसके बाद बारी है लियो वालों की। लियो वालों का अपना मिसाल के तौर पे घर में कोई एक इशू चला आ रहा है, वो रिजॉल्व नहीं हो रहा, चला ही आ रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, चाहे कोई फैमिली डिस्प्यूट है, आपस में कोई बन नहीं रही, वो 2 दिन उसमें बिल्कुल खामोशी इख्तियार करें। बाज़ दफ़ा आप ज़्यादा एग्रेसिव होके कि जी मैं मसला हल कर दूंगा बीच में पड़ के, और वो उल्टा आप पे पड़ जाता है। अच्छा तो ऐसे लोगों को चाहिए अवॉइड करें। और स्पेशली कोई बाहर जाने से रिलेटेड मामलात हैं, किसी का वीजा अप्लाई करना है, कुछ करना है, तो वो भी लोग अवॉइड करें और ड्राइव ठीक है। बड़ी केयरफुली होके करें। ठीक है विर्गो वालों का देखा जाए तो उनका दोस्त अहबाब से कोई दिल दुखना, या उनका कोई पसंद है नापसंद है, कोई लव लाइफ में डिस्टरबेंस आना किसी गलत तीसरे बंदे की वजह से, ठीक है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, ये इशू है। अच्छा उसके बाद लिब्रा की बारी है। लिब्रा का कारोबार, जॉब, बॉस, अगर जॉब कर रहे हैं तो बॉसेस से एहतियात करें, कारोबार करें तो उस 2 दिन में नुकसान के अंदेशा होता है। अच्छा स्कॉर्पियो की बारी है। स्कॉर्पियो वालों का देखा जाए तो वो इंटरनेशनल ट्रैवल अवॉइड करें, अगर वहाँ गए हुए हैं तो वहाँ से यहाँ ना आए, यहाँ से वहाँ जाना चाह रहे हैं तो अवॉइड करें। इस तरह के मामलात, कोई यूनिवर्सिटी का कोई इशू है, कोई पढ़ाई का, तालीम का, तो वो 2 दिन ज़रा कोई नया स्टेप ना लें। उसके बाद बारी है सेक्रेटेरिएट वालों की। इनका देखा जाए तो कोई कर्ज के मामले में कोई टेंशन आ सकती है, ठीक कोई है। खुदा ना करे कोई पहली किसी का कोई कोर्ट कचहरी के मामला चल रहे हैं तो वो 2 दिन उसको कहेंगे हमारी डेट ना दे भाई, पहले मसलों में मजीद मसलों में आ जाएंगे। अच्छा 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 उसके बाद कैप्रिकॉर्न की बारी है। मियाँ बीवी, शादीशुदा जिंदगी, शादी में कोई डिले, कोई पेंडिंग में आ जाना काम, ठीक है, वो हो सकता है। एक्वेरियस वालों की बारी है। जॉब में एहतियात करें, सेहत का ख्याल रखें, ठीक है स्पेशली अपने लंग्स का, हृदय का, अपने पेट से रिलेटेड। लास्ट में बारी है पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों का भी लव लाइफ, फिर उनकी अपनी एक जिंदगी, जैसे आप एक नॉर्मल होती है और एक उस दिन आपको एक अजीब घबराहट सी होती है, जी, जी। ठीक है, दोस्तों से भी किसी बात पर नाचाकी का खतरा है। अच्छा जी सही। अच्छा अजीम भाई, ये तो हो गए ना 12 सितारे। अब मैं ज़रा चाह रही थी कि हम ज़रा सियासत के हवाले से भी बात करें कि फरवरी का ये जो बाकी अब दिन रह गए हैं, ये सियासी माहौल को किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि इलेक्शंस की बड़ी बात हो रही थी, फिर जाहिर सी बात है डिफरेंट चीज़ें थी, डिफरेंट पार्टीज़ का अपना अपना मौक़िफ़ था, तो क्या सियासी सूरत हाल बनती हुई आप देख रहे हैं? देखें, सियासी सूरत हाल जो है ना, अभी तो आप भूल जाएं कि कोई स्टेबिलिटी नजर आ रही है। अच्छा देखें, स्टार्स की कुछ ऐसी पोजीशन आ रही है कि मजीद पकड़ धकड़ ये वो हो सकता है। अच्छा। और ये पीरियड आपका चलेगा तकरीबन जून तक। ओके जून तक जो है ना, 12 मार्च से लेके जून तक का बड़ा एक क्रूशल पीरियड होगा। इसमें बहुत हाई लेवल पे पकड़ धकड़ ये वो मामलात, ठीक है ना, और कुछ ऐसा ना हो जाए कि कोई भाई मसला समझ नहीं रहा तो मेरे अजीज हमवतनों, ठीक है तो सही ये है। भी केयरफुल रहना है, देखना है। फिर अच्छी पोजीशन में नहीं चल रहा, मतलब अभी ठीक है। सियासी देखा जाए ना, ठीक है कोई क्लैरिटी नहीं आ रही, स्टार्स में भी नहीं आ रही, और कुछ अजीब उलझने हैं, कुछ दो के मामलात अजीब, मतलब कुछ सेटलमेंट नजर नहीं आ रही जून तक। उसके बाद हाँ,
जून से लेके अक्टूबर के दरमियान फिर हाँ इलेक्शन की आपको न्यूज़ मिलेगी। अगर पहले भी न्यूज़ मिलती है तो इन बिटवीन ये जून के बाद से और अक्टूबर तक हाँ इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएंगे। सही, ठीक है अजीम भाई, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू थे। ये इल्म नजूम की रोशनी में हम आप तक हक़ाइक़ पहुंचाते हैं, लेकिन हकीकी इल्म अल्लाह को मालूम है और दुआ से आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं। चलें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब आपको बताएं PSL 8 के इफ्तिताही मैच की कुछ बातें। बड़ा ही ज़बरदस्त कल हमने देखा कि ओपनिंग सेरेमनी थी, शानदार तरीके से जो है कल का खेल भी हुआ और बस लग रहा था कि जी लाहौर कलंदर्स जीती या फिर हम देख रहे थे कि जी दूसरी टीम जीती। ज़रा आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर इस पर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। एक गेंद बाकी और 6 रन दरकार, सुल्तान्स के खुशदिल शाह मुल्तान में तारीख ना बना सके। PSL 8 के इफ्तिताही मैच में लाहौर कलंदर्स को बैटिंग की दावत मिली तो फखर जमान ने 42 गेंदों पर 66 रन बनाए। उसामा मीर और एहसानुल्लाह ने 2-2 शिकार किए। मुल्तान सुल्तान्स ने 176 रन के हदफ का ताकुब शुरू किया तो ओपनर शान मसूद और मोहम्मद रिजवान ने टीम को 100 रन का आगाज दिया। शान मसूद ने 31 गेंदों पर 35 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने 50 गेंदों पर 75 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मैच पर सुल्तान्स की गिरफ्त मजबूत थी मगर बाद में आने वाले खिलाड़ी मैच फिनिश ना कर सके। डेविड मिलर 25, पोलार्ड 20 और उस्मान खान 0 पर आउट हो गए। आखिरी 6 गेंदों पर मुल्तान सुल्तान्स को 15 रन दरकार थे। पहली 5 गेंदों पर 9 रन बने। खुशदिल शाह को टीम की जीत के लिए आखिरी गेंद पर छक्का लगाना था मगर जीत हुई जमान खान की। मैच 1 रन से लाहौर कलंदर्स ने जीत लिया। अब इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मिर्ज़ा भाई, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। कल देखिए आपने जो ओपनिंग सेरेमनी थी, कैसा लगा आपको? पाकिस्तान का एक बड़ा ही पॉजिटिव इमेज जो है हमने देखा कि दुनिया तक गया और इस दफ़ा लग रहा है ओपनिंग में काफ़ी जान लड़ाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया महक, सुबह खैर आपको। और आपने सही कहा कि काफ़ी रंग की बरसात थी कल मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जो ओपनिंग सेरेमनी हुई और जिस तरीके से क्राउड का जो रिस्पांस था महक, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये स्टेडियम खानेवाल रोड पर वाक़ है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम और जो नज़दीक के एरियाज़ हैं जिनमें भावलपुर, भावलनगर, खानेवाल, बिहाड़ी, उसके अलावा बूरेवाला, साहिवाल, ये सारे इलाके उससे कनेक्ट करते हैं और फिर मुल्तान के अपने लोग भी थे। तो 30,000 तमाशाई कल मौजूद थे और एक रंगो नूर की बरसात थी कल मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। मैं समझता हूँ कि PSL पाकिस्तान का ब्रांड बन चुका है। 2016 में किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि आने वाले वक्त में ये लीग पाकिस्तान की टॉप की लीग होगी। लोग इसका बड़ी शिद्दत और बेचैनी से इंतजार करेंगे। तो इट वाज अमेजिंग। और अब की तो 34 दिन तक मैचेस जारी रहेंगे, 35 दिन तक 34 मैचेस हैं महक, और जिसमें से 11 मैच रावलपिंडी में, 9 मैच लाहौर में फाइनल समेत, 9 मैच कराची में और 5 मैच मुल्तान में जिनमें से 1 हो चुका है। सही। तो मिर्जा भाई, मैच कैसा लगा आपको? दोनों टीमों की परफॉर्मेंस कैसी देखी आपने? देखें, PSL का ये खासा रहा है कि इसमें बड़े मुकाबले के कांटे के मुकाबले होते हैं, बड़े ज़बरदस्त मैचेस होते हैं और कल भी यही हुआ कि आखिरी गेंद पर फैसला हुआ कि अगर खुशदिल शाह छक्का लगा देते तो फिर मुल्तान सुल्तान फतह से हमकिनार होती। लेकिन मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। मैं समझता हूँ कि मुल्तान सुल्तान अपनी गलतियों की वजह से हारी मैच, वरना एक मरहले पर 12 ओवर्स में उनके 99 रन उनका स्कोर था और दोनों ओपनर शान मसूद और रिजवान क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन फिर उसके बाद वो फिनिश नहीं कर पाए। हालांकि उनकी बैटिंग लाइनअप में डेविड मिलर साउथ अफ्रीका के बड़े जबरदस्त बैट्समैन है, उसके अलावा कैरोन पोलार्ड वेस्ट इंडीज के, उसके अलावा खुशदिल शाह, ये सारे ऐसे बैट्समैन है कि किसी भी वक्त मैच का पासा पलटने की भरपूर अहलियत रखते हैं। लेकिन मुल्तान सुल्तान ने गलती की और फिर बॉलिंग भी बड़ी अच्छी हुई। 17वें, 18वें और 19 ओवर्स में सिर्फ 20 रन टोटल बने 3 ओवर्स में, जिसकी वजह से मुल्तान की टीम बैकफुट पर चली गई। ठीक है। अच्छा मिर्जा भाई, मुझे बताएं शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस कैसी लगी आपको? बिल्कुल, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान है और 4 ओवर्स में कल उन्होंने 27 रन दिए और खुशाइन बात यह कि उन्होंने यॉर्कर्स बड़े अच्छे किए। हालांकि उनकी हाइट है माशाल्लाह से, लेकिन यॉर्कर्स जो है वो फास्ट बॉलर का हथियार होती है और उन्होंने
कल अपनी यॉर्कर्स का बड़ी जहानत से इस्तेमाल किया और लग रहा है कि उन्होंने अपनी फिटनेस गेन कर ली है। इस फ्रेंचाइज के वो कप्तान है, सिपहसालार है इस फौज के लाहौर कलंदर्स की, उनकी कप्तानी में लास्ट ईयर लाहौर कलंदर्स ने फाइनल में मुल्तान सुल्तान को हराकर पहली मर्तबा चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया था। तो तवक्कुआत बहुत ज्यादा है शाहीन शाह अफरीदी पर, और कल जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी और फिर कश्मीर में पैदा होने वाले जमान खान, ये तीनों बॉलर जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, उन्होंने मुल्तान सुल्तान के बैट्समैनों को हिलने नहीं दिया। यानी कि जो तवक्को हम कर रहे थे कि रन्स की बरसात होगी, रन्स के अंबार होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा मिर्जा भाई, आज ज़ल्मी और कराची किंग्स मद्दे मुकाबिल होंगे, तो आपको क्या लग रहा है कौन अच्छा खेल सकता है, कौन क्या स्ट्रेटजी अपना सकता है? क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों के पास ही बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा मंझे हुए प्लेयर्स हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, मुकाबला बड़ा जबरदस्त होगा। लोग बड़े मुंतजर है यहाँ कराची में, नेशनल स्टेडियम कराची में जब ये मैच शुरू हो, क्योंकि कराची किंग्स की लोकल टीम है और 2020 में यही उसने फाइनल में लाहौर कलंदर्स को शिकस्त देकर पहली मर्तबा चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया था। लेकिन लास्ट ईयर कराची किंग्स की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही थी। अब आप देखें कि पेशावर ज़ल्मी से शोएब मलिक कराची किंग्स में आ गए और कराची किंग्स से बाबर आजम जो है पेशावर ज़ल्मी में चले गए। और बाबर आजम कप्तानी करेंगे अपनी साबिका टीम के खिलाफ, और मोहम्मद आमिर भी है इस टीम में कराची किंग्स की। तो मुकाबला होगा, और पेशावर ज़ल्मी में इस PSL के कामयाब तरीन बॉलर वहाब रियाज हैं जो अब तक 103 विकेटें ले चुके हैं। और जिस तरीके का कॉम्बिनेशन है पेशावर ज़ल्मी का और कराची किंग्स का, मैं समझता हूँ दोनों ही टीमें जो है बराबर की हैं और दोनों के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को है। चलें ठीक है, हमारी भी बेस्ट विशेस दोनों टीमों के साथ है, क्योंकि दोनों टीमें अपनी हैं और जो भी जीतेगा जीत तो पाकिस्तान की होगी। बेहद शुक्रिया मिर्ज़ा भाई, हमारे साथ मौजूद कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान के उभरते हुए बल्लेबाज साइम अयूब समा के नुमाइंदे हुज़ैफा खान के साथ मौजूड है। क्या कहते हैं वो, ज़रा दिखाते हैं आपको। जी बिल्कुल, पेशावर ज़ल्मी के एक्सप्लोसिव बैटर और हाल ही में नेशनल T20 में और 4-डे क्रिकेट में बड़ा नाम कमाया है साइम अयूब हमारे साथ मौजूद है। साइम, क्या थोड़ी सी चेंजिंग की लास्ट PSL को देखते हुए, जो इस सीज़न बहुत अच्छा किया और अब बड़ी हिटें भी लगा रहे हो और काफ़ी कंटेंडर बन गए हो कि अब टीम में भी आओ? जी देखें, जैसे लास्ट PSL मेरा इतना अच्छा नहीं गुजरा था, तो फेलियर से ऑब्वियसली सीखना चाहिए आपको। तो मैंने देख लिया था कि किस तरह का स्टैंडर्ड की बैटिंग आपको मॉडर्न एरा के हिसाब से चाहिए, उस हिसाब से मैंने प्रैक्टिस की और कोशिश की कि जितना इम्प्रूव अपने आप को कर सकता हूँ करूँ। ठीक है सर, मुझे बताओ, डैरन सैमी के साथ अब मुसलसल हम देख रहे हैं, वो आपको सिखा रहे हैं, और इंजी भाई हैं, कामी भाई हैं, तो इनसे क्या सीखने को मिल रहा है, ख़ास तौर पे क्या चीज़ें सिखा रहे हैं, और बाबर आजम का साथ होना कितना अच्छा है? ऑब्वियसली बाबर आजम पाकिस्तान का कप्तान हमें मिला हुआ है यहाँ पेशावर ज़ल्मी में, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कामी भाई से, इंजी भाई से और डैरन सैमी से। ऑब्वियसली ये लोग बहुत एक्सप्लोसिव बैट्समैन अपने ज़माने में भी रहे हैं, तो बहुत कुछ टैक्टिकली और टेक्निकली सीखने को मिल रहा है, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको अपने आप पे पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करूँ ताकि मेरी बैटिंग में इम्प्रूवमेंट आए। ठीक है, आखिरी सवाल, किस प्लेयर को फॉलो करते हो एज ए लेफ्टी, क्योंकि आपके बड़े अच्छे शॉट्स हैं, और दूसरा ये बताओ कि इस PSL में क्या पर्सनल गोल्स हैं, क्या अचीवमेंट करने के लिए आए? देखें, फॉलो तो इतना नहीं करता मैं, लेकिन ये है कि जितने भी मॉडर्न एरा के ग्रेट बैट्समैन हैं, मैं उनको कोशिश करता हूँ कि हर बैट्समैन को देख के कुछ ना कुछ एक चीज़ उनसे सीखूँ और अपने पे इम्प्लीमेंट कर सकूँ। और PSL के लिहाज से मेरा एक गोल है कि जो भी मुझे मौका मिलता है मैं मैक्सिमम जाऊँ और PSL में इंशाल्लाह बेस्ट बैट्समैन बनने की कोशिश। ठीक है, गुड विश यू गुड लक साइम, आप अच्छा खेलें, हमारी बहुत सारी नेक तमन्ना है। हमारे साथ मौजूद है साइम अयूब थे। साइम कह रहे हैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, बाबर आजम और ऑब्वियसली डैरन सैमी से सीखने को काफ़ी मिल रहा है, और यही उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छा PSL इनका गुजरेगा। जी चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अच्छा जी, ब्रेक नहीं, अब क्लोजिंग का कहा जा रहा है, तो जी आपसे इजाज़त लेते हैं, ब्रेक नहीं लेते और अब आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।